हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त कोरोना जैसे महासंकट से देश जूझ रहा है। 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, देश बंद है, लॉकडाउन में है। कल से राहत मिलने वाली है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। आज संकट सिर्फ कोरोना का नहीं है, पीएम मोदी के सामने कई सारे संकट है। और यकीन मानिए, जब हम संकट कह रहे हैं तो ये मान लीजिए और ये समझ लीजिए कि इस बार का चैलेंज चौतरफा है। ये चैलेंज इतना खतरनाक है कि अग्नि परीक्षा आप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मोदी 2.0 की कह दीजिए। ये तस्वीर आपके सामने है। कोरोना का संकट तो पहला है, मजदूरों की समस्या मन की बात में आज उसका जिक्र बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहा हम उन मजदूरों को जो पलायन करके दोबारा लौट चुके हैं उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। कौन सा इंतजाम? सीमा पर आप जानते हैं चीन से लेकर नेपाल आंखें तरेर रहा है। उधर टिड्डियों का भी हमला लगातार जारी है पूरे उत्तर भारत में, और तूफान का संकट भी मंडरा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है। तो आप समझ रहे हैं ये चौतरफा इस वक्त घिरी हुई है मोदी सरकार, और सबसे बड़ा चैलेंज है। हम आपको ये रिपोर्ट बताते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि इस वक्त सबसे बड़ा संकट काल और पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा हम क्यों कह रहे हैं, और फिर मेहमानों से आपका तारुफ। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा? एक तरफ जहां पूर्वी भारत तूफान से आई आपदा का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है, और इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप जानते हैं चीन से लेकर नेपाल, हर कोई इस वक्त एक बड़ा चैलेंज उभर कर हिंदुस्तान के सामने आ रहा है, और इसीलिए मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जफर साहब आपसे करूंगी। हम इसे मोदी की अग्नि परीक्षा कह रहे हैं, और ऐसे ही अग्नि परीक्षा नहीं कह रहे, ये असल टेस्ट है। और इस टेस्ट में आपको क्या लगता है कितने बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं? इनफैक्ट चैलेंजेस तो हैं ही जफर साहब। मेरा सवाल ये होना चाहिए कि उनसे उबरने के लिए आपकी तैयारी क्या है? मैं इसका जवाब देता हूं रुबिका जी, थैंक यू। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई देश तरक्की के रास्ते में चलता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि वो उसके जो दूसरी जो कंट्री है वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है। तो जाहिर है कि आपको हम ये समझ के, आपको आवाज आ रही है हमारी? ऑफ कोर्स एकदम परफेक्टली आपको आवाज आ रही है? जफर साहब मुझे एकदम क्लियरली आवाज आ रही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, सॉरी मेरी आवाज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी तकलीफों का सामना देश करता है जब तरक्की के रास्ते में होता है, और जब आप, लेकिन अगर देश में लीडरशिप अच्छी हो तो ये सब सारी समस्याएं अपने आप सुधर जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देश जिस रास्ते पे है, चाहे वो कोविड का प्रॉब्लम है और कोविड के बाद जो अनाउंसमेंट आया है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए,
या फिर आपको जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा पोस्ट कोविड, उसमें इंडिया की स्थिति कैसी होगी। दोनों सिचुएशन में आज हिंदुस्तान पहले से बेहतर हालत है, इसलिए कि नेशनल इंटरेस्ट हिंदुस्तान की जो है प्राथमिकता है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की प्राथमिकता है। अनलाइक इन द पास्ट, पुराने जमाने में ऐसा होता था आज से पहले सरकारों में कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज करता था अपने इंटरेस्ट से। अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको रिसेंट बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे आरसीईपी, जैसे हमने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया इसलिए कि वो हमारा इंटरेस्ट मीट नहीं कर रहा था। और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अपने देश के देश की इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हुए। तो मुझे लगता है चाइना का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कि चाइना के साथ आज जिस तरह से हम खड़े रहे और जिस तरह से हमने चाइना का बिल्कुल सामने आंख से आंख मिला के बात की, वो पहले कभी नहीं होता था। पहली बार हुआ, चाहे डोकलाम का केस देख लीजिए या अभी का देख लीजिए। और उस तरह से अगर आप देखिए इकोनॉमिक पैकेज में, तो आज इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इंप्रूव होगी, इसलिए कि हमने कई ऐसे काम किए जिसके बारे में आपने पूछा। हमने दुनिया के 1500 कंपनियां, 1500 कंपनियों से बात की है। 10,000 कंपनियों से कम 550 कंपनियां ऐसी हैं जो एम्बेसी जिनसे कंटिन्यूअस टच में है, और वो जाहिर है इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती हैं। और प्रधानमंत्री जिसका थोड़ा सा इशारा आज किया उन्होंने कि ईस्ट जोन, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, आप ये जितनी भी चीजें गिना रहे हैं, कांग्रेस इस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रही है, इसलिए क्योंकि वो लॉकडाउन को फेलियर बता रही है। लॉकडाउन को तैयारी का पूरा मौका माना था और उसमें आप तैयारी नहीं कर पाए, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। तीसरा, नेपाल जो आपका दोस्त हुआ करता था, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था, आज वो अपने मैप में तब्दीलियां कर रहा है। ये वो तमाम आरोप है जिसका जवाब आपको देना होगा, और इसीलिए मैं आप इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। एक सेकेंड, जो कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता है, जरा उनसे भी इस मसले पर बात कर लूं, और उसके बाद ओपनिंग रिमार्क में सबका चाहती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुप्रिया श्रीने, इस वक्त सवाल यह है कि हिंदुस्तान चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब इससे अगर कोई डिनाई करता है तो मुझे लगता है वो गफलत में रहेगा। चीन से लेकर, नेपाल से लेकर, कोरोना वायरस से लेकर, इकोनॉमिक कंडीशन से लेकर, मजदूरों से लेकर, क्या कांग्रेस एकदम पूरे पुख्ता तौर पर सपोर्ट के तौर पर खड़ी रहेगी सरकार के साथ? कांग्रेस ने सरकार का सपोर्ट पहले लॉकडाउन पे भी किया था। कांग्रेस ने सरकार का सपोर्ट जो बाकी विदेश नीतियां रही हैं उस पर भी किया है, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते सवाल पूछना भी लोकतंत्र में हमारा राजधर्म है, जैसे सरकार का राजधर्म है लोगों के बारे में सोचना। और मुझे थोड़ी सी हतप्रभता हो रही है कि जफर इस्लाम जी जो आंकड़े जानते हैं, जो चीजों को अच्छी भली भांति समझते हैं, वो कैसे कुछ बातें कह गए। वो कह रहे हैं कि इंडिया इज राइजिंग इन अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपका 2 दिन पहले, इनफैक्ट 2 दिन पहले जीडीपी का डेटा आया है और जीडीपी हाफ हो गया है 2014 से। 12 से 13 करोड़ लोग नौकरी खो चुके हैं लॉकडाउन के चलते। आज 8,380 नए कोरोना केसेस आ रहे हैं, जबकि 4 बार लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो किस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, मुझे कुछ ये साफ नहीं हो रहा है। और हम विपक्ष में रहने के, सिर्फ विपक्ष की राजनीति करना एक अलग काम होता है। हमने बहुत सकारात्मक सुझाव सरकार को दिए और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सवाल उठाने पर सवाल उठाना लोकतंत्र विरोधी होगा, क्योंकि जफर इस्लाम जी ने 2-3 बातें ऐसी कही और मैं आशा करती हूं वो इसका जवाब देंगे। जफर इस्लाम जी कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। जो नेपाल हमें हिम्मत नहीं करता था वो हमें आंखें दिखा रहा है, हमारा वो मैप चेंज करने पे तुला हुआ है। आपने 4 बार का लॉकडाउन किया और कहा सारा इन्फेक्शन खत्म होगा। मुझे पक्का लगता है अज्ञात शत्रु है ये, लेकिन क्या हो रहा है? आज नए केसेस आ रहे हैं 8,380। आपने कहा, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात में कि हमें मजदूरों की सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। 40 दिन तक तो सरकार ने मजदूरों की टो नहीं ली थी और आपने सुप्रीम कोर्ट में अंतोगत्वा यह स्वीकारा कि उनका किराया आपने नहीं दिया था, राज्य सरकारों ने दिया या उन्होंने खुद दिया है। तो कहीं पर तो पारदर्शिता की जरूरत है, कहीं पर तो वाकई में सरकार हैज टू वॉक द टॉक, सिर्फ जबानी जमा खर्च करना। आज जफर इस्लाम जी कह रहे हैं 1,500 कंपनियां भारत में आने को तैयार है। अरे जो भारत की कंपनियां ध्वस्त हुई जा रही है उनके बारे में आपका क्या कहना है? चाहे छोटे मझले उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, आज सब में हाहाकार मचा हुआ है। आप उपभोग बढ़ा नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अभी तक कर नहीं रहे हैं, जिसके चलते उपभोग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी। तो जरूरी है इन बातों का जवाब हो, जरूरी है इन बातों पर चर्चा हो, जरूरी है इन बातों पर चर्चा हो।
मुझे ऐसा लगता है आप इससे चर्चा कि तू करें, मैं की बहस सारी करने से चीजों हम पे- सबको बचना चाहिए। हमें एक सकारात्मक बहस करनी है। आप मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों का जवाब दीजिए। कंपनियों को मैं बाद जवाब में देना लाइएगा, चाहता हूं। हमारे उद्योगों को ओके। कैसे बचाइएगा, हमारे ओके। श्रमिकों को कैसे बचाइएगा, राजीव रंजन कैसे जी। उनको मैं जवाब नौकरी दे- दीजिएगा। राजीव रंजन आप- एक सेकंड आप- सर, अगर पहले मैं- ओपनिंग रिमार्क, जफर साहब आप जवाब दीजिएगा, पहले मैं ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। राजीव रंजन जी। देखिए, चुनौतियां तो हैं। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य है। डिप्लोमेसी को लेकर के जितने भी सार्क नेशंस हैं, जो भारत के संबंध हैं, वो तनावपूर्ण है। तीसरी तरफ कोरोना का संकट भी है और अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर चिंताएं हैं तो इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक बात रूबिका जी कहूंगा, अर्थव्यवस्था की हालत को अगर पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो ग्लोबल इकोनॉमी इंडेक्स है उससे हिंदुस्तान की हालत बेहतर है और हिंदुस्तान ने अपने पिछले चारों क्वार्टर्स में मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि लगातार ये डिक्लाइन का ग्राफ नहीं है। हमारी कोशिशें ईमानदारी के साथ उभरने की है और इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को कांग्रेस ने खारिज किया। मैं समझता हूं दो इसमें ऐसे प्रवक्ता हैं जिनको आर्थिक जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजों की काफी गहन जानकारी है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। बेशक। और मैं सोचता हूं इसमें जिस तरीके से एक पारदर्शिता के साथ जिन जिन सेक्टर्स में ये पैसे जाएंगे और जो आरबीआई के रेगुलेशंस को लेकर के जो उनके नीतिगत निर्णय हैं, उन सबों को लेकर के अगर अर्थव्यवस्था को हम कहें कि लाभ नहीं होगा तो ये बदनीयती हो सकती है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। पहली बात, जो प्रवासी प्रबंधन का सवाल है, आप दुनिया में किसी भी देश की तुलना हिंदुस्तान से नहीं कर सकते। दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा बड़ी आबादी इस देश में केवल प्रवासी मजदूरों की, और वैसी स्थिति में एक जो संकट दुनिया को 100 वर्षों के बाद देखना पड़ा और उस समय पता नहीं क्या स्वरूप रहा होगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं 1947 में विभाजन के आसपास के वर्षों में भी इस तरह का पलायन सड़कों पर नहीं दिखा होगा। देश के तमाम राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, ठीक है, इन तमाम सवालों को लेकर के जो फैसले हुए, उन फैसलों के बाद आज 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी आज अलग अलग राज्य में पहुंच चुके हैं, जिसमें अकेले 21 लाख लोग हमारे राज्य में स्पेशल ट्रेन से आए हैं। उत्तर प्रदेश में हमसे भी ज्यादा संख्या में राजीव जी, मैं 5 कदम पीछे जाना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि इनको जाना क्यों पड़ा, इनको क्यों इस स्थिति में लाया गया? आप कह रहे हैं कि सरकार की तैयारी थी, ये जो 100 साल बाद इस तरीके की कोई बीमारी आई है और इसीलिए तैयारियां नहीं थी। मैं और ये सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं, राजीव जी, सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, उन राज्यों को भी आज की तारीख में जवाबदेही उनकी बनती है जो लेबर डिपेंडेंट स्टेट हैं। उन्होंने किसी तरह का इंतजाम क्यों नहीं किया है? अब इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, ये मेरे जहन में सवाल है। ओके 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। देखिए, सबसे पहली बात है, अभी मैं पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो डिप्लोमेसी को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, क्या विरासत हिंदुस्तान को जो मिला है, जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ देश की बागडोर संभाली, बांग्लादेश में पाकिस्तान के जरिए चीन का प्रभाव पड़ रहा था, मालदीव में भारतीय प्रभुत्व को चीन ने चुनौती नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले देना शुरू कर दिया था, श्रीलंका में चीन भारत को पटकनी देने की स्थिति में था, और निश्चित तौर पर ये स्थितियां नरेंद्र मोदी जी के वैश्विक नेता के तौर पर उभरने के बाद ये समस्याएं कम हुई हैं और राज्यों की ओर से वो समस्याएं कम हुई तो दूसरी तरफ बढ़ गई ना। आप मुझे उसका, नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क, इतना सा मुल्क कैसे वो अपने मानचित्र में बदलाव कर देता है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो वही देगा ना जो इस वक्त राज कर रहा है, जिसकी सत्ता में सरकार है। मेरे साथ एक सेकंड, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साहब भी हमारे साथ है, जरा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, मैं ये कह रही हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान वाकई परेशानी में, लेकिन क्या ये राजनीति का वक्त है? ये वक्त है पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर नहीं? देखिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था पार्लियामेंट में कि सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी,
हाँ। राजनीति होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। हम लोग एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और विपक्ष होने के नाते बार बार सरकार को जो सलाह दिया जाता है, सरकार से जो सवाल किए जाते हैं, लेकिन ये तो पहली बार देखा गया ना लोकतंत्र में विपक्ष पर इतना बड़ा प्रहार और विपक्ष को इतना तुच्छ समझा जा रहा है। कभी भी मोदी जी की सरकार ने 6 वर्षों में सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई और वाहवाही ली, लेकिन आप याद कीजिए उस समय जब कभी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजते थे विदेश, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। यह भी हमारी देश की खूबसूरती है। इसीलिए हम 6 वर्षों पर 4 लाइन सुना देते हैं इस सरकार के बारे में। 6 साल मोदी सरकार, सस्ता विकास और महंगा प्रचार, नकली अहंकार, तानाशाही व्यवहार, न रोटी न रोजगार, किसानों मजदूरों पर भूख की मार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार, पूंजीपतियों से प्यार, गरीबों पर अत्याचार, महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, समाज में दरार, भाईचारे पर प्रहार, कोरोना का संकट काल, लॉकडाउन में मचा हाहाकार, रणनीति बनाने में फेल हुई सरकार, गरीबों मजदूरों की चीख पुकार भी नहीं सुनी सरकार, जनता की गुनहगार ये है मोदी सरकार, लोकतंत्र किया तार तार, आजादी लाचार। इन पंक्तियों में सारी बातों का जिक्र है। ये सरकार, ये 125 करोड़ देश की बात, वही तो किया आपने। मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब आपने वैसा ही दिया कि दोबारा सवाल। सैयद जफर इस्लाम, अब जवाब दीजिए, फिर मेजर जनरल सिन्हा मैं आपका रुख करूंगी। जवाब दीजिए। मजदूर परेशान है, मिलें बंद हो गई है, पैसा नहीं है जेल में। अच्छे दिन का देखिए, पहले तो इनको एक लाइन में जवाब देते हैं कि खत्म कर दिया हमने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार, इसलिए लालू यादव है जहां वहां उनको रहना चाहिए जेल के अंदर। सुन लीजिए अभी आप, सुन लीजिए अभी तो, अरे तो अभी तो तुम्हें आप भ्रष्टाचारियों को हम लोगों ने पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार पर अब सुन लीजिए हो गया। रुबिका जी देखिए, मैं तो तुम्हें मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये कविता कभी और पढ़ लेंगे, रिश्ते पर कविता कभी और पढ़ लीजिएगा। सुन लीजिए, कविता बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, अरे तो सुन तो लीजिए। दिन कब आएंगे ये बता दीजिए ना। तो आप रुकेंगे तो वो बता पाएंगे ना मृत्युंजय जी। आपको पूरी कविता सुनाने का मौका दिया, एकदम किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। अब उस कविता का जवाब भी तो लेंगे ना, आपने दिया उस कविता का जवाब भी लेंगे ना मृत्युंजय जी। आप जवाब लेना नहीं चाहते, अब वापस वही बात होगी ना। तो आप महज राजनीति करना चाहते हैं, इसका मतलब जवाब लेने के लिए सब्र होना चाहिए। जफर इस्लाम, ठीक है, नस पे हाथ रख दिया तो इनको परेशानी होने लगी। एनीवे, कवि मृत्युंजय जी सुन लीजिए थोड़े दूसरी की भी बातें। मैं सबसे पहले जो है जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रही थी उनका पहले जवाब देना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, चाहे फॉरेन पॉलिसी के उठाए, चाहे इकोनॉमिक डोमेस्टिक इकोनॉमी के या ग्लोबल इकोनॉमी में जैसा, और उसका क्या इम्पैक्ट जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में होगा। मैं सिर्फ बहुत संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में कहा उन्होंने कि जीडीपी के बारे में, आप देखिए, अगर वो, मैं एकदम टेक्निकल नहीं डिस्कशन करना चाहता हूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है पूरी दुनिया में है, हर जगह जो है इकोनॉमी वो श्रिंक कर रही है। हिंदुस्तान अकेली जगह नहीं है, सब जगह दुनिया के हर कोने में जाके देखिए। और अगर आपको प्री कोविड कौन श्रिंक कर रहा है जफर इस्लाम जी? आप इससे ज्यादा सच जानते हैं, ये गलत बात है। डेवलप्ड इकोनॉमी में आपका डेवलप्ड इकोनॉमी में सभी श्रिंक कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमने इकोनॉमिक, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था श्रिंक कर रही है भारत को छोड़कर। इस कोविड ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाई है। कोविड के पहले किसकी अर्थव्यवस्था श्रिंक कर रही है? कोविड के पहले, सुन लीजिए, कोविड के पहले हम लोग, अरे तो सुन तो लीजिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। श्रिंक कर रही है हमें छोड़कर। अरे भाई, मैं हमारे कोविड के पहले हमने, आप लोग आंसर तो दे रहा करते हैं। आपने जीडीपी को आधा कर दिया 2014 से लेकर अभी तक। सुन तो लीजिए, बातें बना रहे हैं। आपने जीडीपी चला के 3.1 पे पटक दिया। आपको मालूम है, आपको सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, झेलना पड़ेगा, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप सवाल कर रही हैं और आपसे जवाब नहीं लेना चाह रहे।
हमारी नहीं तो आप बताइए अमेरिका में कितना कंट्रैक्शन हुआ है, यूके में कितना कंट्रैक्शन हुआ, आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना कंट्रैक्शन हुआ है। अब क्या हालत है इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है, सुनिए इवन बाद हुआ है कोविड से पहले इंडिया ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद स्लो डाउन होता है, इसलिए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, उसके बाद जो है वो रिकवरी मोड में इकोनॉमी रहती है। ये दुर्भाग्य है कि कोविड जैसी चीज आई और ग्लोबल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट किया और इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन ये एडवर्सिटी जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद रिकवरी मोड में थी और तेजी से रिकवर कर रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एडवर्सिटी के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है। सप्लाई चेन सप्लाई चेन साइड में हमने सेल्फ रिलायंट होने के लिए सारे इनिशिएटिव लिए ताकि सप्लाई चेन को मजबूत करें और आगे जो डिमांड साइड के जो आपने जो इश्यूज उठाए हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, डिमांड साइड में आप जैसे इकोनॉमी अभी लॉकडाउन लिफ्ट किया, डिमांड साइड के भी और भी मेजर्स आएंगे ताकि इकोनॉमी में मोमेंटम हो। इकोनॉमी में मोमेंटम के लिए दोनों साइड की जरूरत थी। जफर इस्लाम जी, आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर दी। जफर इस्लाम जी, आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस एक विनम्रता से सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही विनम्रता से सर। आपने सवाल करके बिल्कुल चुप रहूंगी, आप बस एक बात का जवाब दीजिएगा। आप मेरा सवाल सुनिए, पूरी विनम्रता से आपसे सवाल पूछती हूं। आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी, उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो आपके अकॉर्डिंग डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी था, उससे तो सारा काला धन समाप्त हो जाना था। उस टाइम से जो अर्थव्यवस्था चरमरानी शुरू हुई आज तक ध्वस्त पड़ी हुई है, इसका क्या जवाब है आपके पास? और आप अब उसको क्यों नहीं ऑन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपने मन की बात में और जो राष्ट्र के नाम उन्होंने पत्र लिखा है उसके बारे में इसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी किया उन्होंने? अभी हो गया सवाल, हो गया अर्थव्यवस्था चरमराई, जफर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर राजीव रंजन जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने शायद डिमोनेटाइजेशन वन स्ट्रोक ऑफ पेन, प्रधानमंत्री ने देश के कई जो इनिशिएटिव थे उसको एक वन स्ट्रोक ऑफ पेन ही हैज अचीव मेनी ऑब्जेक्टिव, बहुत ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। आप खास के देखिए, चाहे डिजिटल मोड पे डिजिटाइजेशन हो, चाहे आपका काला धन खत्म करने की बात हो, चाहे आपका टैक्स बेस बड़ा करने की बात हो, आपको जरा देखो उसके बाद अगर एक मिनट उसके बाद का सारे क्वार्टर में देखिए इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ कब हुआ है कि बढ़ा है। आप अगर उस वक्त डीमोन के बाद से जीडीपी ग्रोथ गिर रही है, 8 क्वार्टर से, उस क्वार्टर के इसमें हुआ तो उसके 2 क्वार्टर में जीडीपी बढ़ी है, गिरी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये फर्दर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए हैं, चाहे जीएसटी है, उसकी वजह से थोड़ा सा जफर इस्लाम जी वो उसके बाद हुआ है। आप उन अनुभवी प्रवक्ताओं की तरह बात मत करिए, मुझे सुनिए, एक सेकंड आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। इकोनॉमी आप दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे समझ में आता है, पर मुझे एक बात ये समझाइए कि अभी भी जब आप दोनों बात कर रहे हैं तो इसमें एक दूसरे का साथ कम और एक दूसरे की टांग खिंचाई मुझे ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ जो हिंदुस्तान इस वक्त आपको सुन रहा और देख रहा है वो ये जानना चाहता है कि विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर इस देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी को ये जवाब देना होगा, किसी को ये जवाब देना है। आप प्री कोविड जा रही हैं, मैं ये कह रही हूँ आज की तारीख में कोविड है, हमारी जीडीपी गिर चुकी है, हमें आगे का रास्ता तलाशना है। आपके पास कोई है, आपके पास कोई सुझाव है? ऐसा कोई सुझाव जिसमें आप जादू की छड़ी चलाएं और बहुत शानदार तरीके से हिंदुस्तान चमकता दमकता नजर आ जाए? करूंगी क्योंकि हमारे है आपके पास सुझाव? नहीं, एक मिनट रूबिका जी, सबसे पहले तो जो आपका कार्यक्रम देख रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो ये जरूर समझेगा कि लोकतंत्र में सवाल करना जरूरी है। अरे बहन जी सवाल कीजिए ना, किसी ने मना किया है आपको सवाल करने के लिए? सवाल तो आप अब तक कर ही रही थी, अब तक आप सवाल कर ही रही थी। सकारात्मक बात करके बोलने दीजिए ना, सकारात्मक बहस कीजिए ना, अब तक किसी ने रोका? मैं बोल तो रही हूँ। मुझे ये बताइए ये कितने मिनट हो गए हैं? तो मैं अरे एक बात बताइए, अगर मैं ये बात करूंगी कि पेट प्री-कोविड शुरू हो गया था, किसी ने टोका, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठा दिए। जहां गड़बड़ी क्या है मेरे सवाल करने से? देश के सामने बता, आपको मेरे सवाल करने से दिक्कत कैसे हो सकती है? सवाल खड़े करना है,
मैंने या कहा फिर ना सुझाव कि देना कैश है। ट्रांसफर करिए। आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझती हैं। मैं कह रही हूँ आप मुझे सुझाव दीजिए और वो सुझाव ना माना जाए तो चलिए इस पर डिस्कशन हो। मैं कह रही हूँ सरकार फेल रही। सुप्रिया जी, मैं कह रही हूँ सरकार फेल रही। अब आगे सुझाव क्या? रूबिका जी, मेरा पहला और अंतिम सुझाव वही है जो हम पहले दिन से दे रहे हैं कि आप सब कुछ भूल जाइए, कैश ट्रांसफर करिए, लोगों के हाथ में पैसा डालिए, उपभोग बढ़ाइए। दैट विल सेट द वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी बैक इन। इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी। लोन मेलाओं से काम नहीं चलेगा। इससे इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी। अब मेरा बिल्कुल आ जाएगी। राजीव रंजन जी कहाँ से लाएंगे पैसा? कौन देगा पैसा? देखिए, सबसे पहले तो शोरगुल अगर नहीं हो तो मैं कुछ बात एकदम कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। हम बहुत अच्छे से इत्मीनान से बहस कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, आप फिर कहेंगे कि प्री कोविड एरा में अब चले गए। कांग्रेस की सरकारें इस देश में पहले बनी है या नहीं बनी, और आज देश में कुछ सरकारें इनकी हैं, कुछ सरकारों को इन्होंने समर्थन दिया है। लॉकडाउन के नियमों में गुंजाइश थी, राज्य सरकारें बहुत सारे बदलाव कर सकते थे, कंटेनमेंट जोन, बहुत सारे फैसले, कैश ट्रांसफर से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती थी जहां महाराष्ट्र मॉडल लोगों को दिखना चाहिए था, जहां पंजाब मॉडल दिखता, जहां राजस्थान मॉडल दिखता। कांग्रेस के विचारों की अभिव्यक्ति अगर कागज के बजाय जमीन पर होती तो आपकी सरकारों के पास ये अवसर था, संकट की घड़ी में आप कुछ ऐसा नायाब कर दिखाते जो कहीं ना कहीं एक दबाव का काम एनडीए की सरकार पर भी होता, और आपके इस मॉडल को अपनाने के लिए सारे लोग व्यूअर्स मॉडल की तारीफ करते। पहली बात। और देखिए, इस देश में आज बार बार हम क्यों बोलते हैं प्रवासी शब्द? इस शब्द की बुनियाद डालने में आपकी कितनी अहम भूमिका है आपको याद है? आप तो अर्थशास्त्र की छात्रा है और एक विदुषी है। 1953 में आपकी सरकार थी ना, के कृष्णमाचारी ने जिस तरह से इस देश में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू किया, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 6 राज्य इससे आज तक कभी नहीं उबर पाए। इतना बड़ा पाप कांग्रेस ने 40 वर्षों तक इस देश में दो तरह का हिंदुस्तान बनाने के लिए किया, जिसकी भरपाई आप कितना भी प्रायश्चित कर लेंगी नहीं होगा। नहीं तो हमारे यहाँ लोग आके नौकरी करने के लिए, कल कारखाने सब आपके दक्षिण में है, पश्चिम में है। ये स्थिति आपने हमारे माइंस एंड मिनरल्स, हमारे फॉरेस्ट रिजर्व, हमारे मानव बल, सब कुछ होने के बाद भी कारखाने आपने खोलने का अवसर वहां दिया। कितना बड़ा पाप है ये हिंदुस्तान के साथ कि आज करोड़ों लोग सड़कों पर दर घूमने के लिए तैयार है, और हर बार कांग्रेस आती है नए उद्देश्य। राजीव जी, अभी कोविड की समस्या से उबरने के लिए जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी जा रही है, अभी आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें कुछ ऐसा सुनहरा क्यों नहीं कर पाई, या कोई ऐसा शानदार कदम क्यों नहीं उठा पा रही है कांग्रेस की खास तौर पर, तो फिर आप इकलौता इन सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं नहीं समझ। मैंने उस वक्त जो राज्य की सरकारें रही होंगी उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी रही होगी ना। कॉपी करते हैं रूबिका जी, सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं कीजिए। मैंने कहा कि एनडीए की सरकार फेल हो गई, ठीक है। आपके जो उत्तम विचार हैं, इन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए आपके पास कुछ सरकारें हैं जिनको जनता ने मैंडेट दिया है जनभावनाओं का सम्मान करने के लिए। वहां जवाब दीजिएगा, लेकिन और लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई उन पटरियों पर, ट्रकों पर लाद कर भेज दिया गया, ट्रक दुर्घटना में लोग मारे गए। राजीव जी, मेजर जनरल के सिन्हा, और सिर्फ अंदरूनी नहीं है ना, ये जो चैलेंजेस हैं वो अंदरूनी नहीं है। मेजर जनरल के सिन्हा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आई एम सॉरी, आ रही हूँ मृत्युंजय जी, एक सेकंड रुकिए। मेजर जनरल सिन्हा, आई एम रियली सॉरी, एक तो आपने बहुत इत्मीनान से इंतजार किया अपनी बारी का, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अंदर इतनी परेशानियां हैं और ऊपर से चाइना और नेपाल, हम कैसे निपटेंगे? देखिए रूबिका जी, चुनौतियां बहुत हैं, और मैं उस पैनल में बैठा हुआ जहां पर सारे नेताएं हैं जो अपनी पक्ष और विपक्ष की बातें रखते हैं। मत देखिए, मैं आप जनता की बात रखूंगा और एक आम नागरिक की तरह मैं आपको बताता हूं। देखिए, इतनी बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कभी, मेरे इतिहास में कभी आई होगी, उनके 3-4 ही उदाहरण मिलते हैं। आज आपको ये वैश्विक
कारणों से, आंतरिक कारणों से और प्राकृतिक का जो कोप हमारे ऊपर आ रहा है, ये जो चारों तरफ से है, ये किसी का, इसमें सब शामिल है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी भी दल के शामिल है, हम हैं, आप हैं, बैठे हुए सब शामिल हैं। जो आपने बड़ी बात कही कि हमें बाहर, पहली बार 2.5 फ्रंट आप समझती हैं, चाइना, पाकिस्तान और आतंकवाद, जब तीनों एक बार मुंह खोले खड़ा है, आपको कोरोना एक वैश्विक जो चीज है जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं और सबने अच्छा किया है, जो हम कह रहे हैं ना कि हम इंडिया हार गया, पूरा विश्व देख रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो हमारे मोर्टालिटी रेट्स हैं, या हमने जहां एक जगह टेस्टिंग से शुरू करके 600 टेस्टिंग पे आ गए, अपने प्रोटेक्टिव किट्स खुद बनाने लगे हैं, पूरे विश्व को हम दवाइयां देना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, चीजें, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और सबका योगदान है। योगदान उसका भी है जहां पर कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है। हाँ, कुछ चीजों में हम चूके हैं। देखिए, कोई कहेगा कि मैं क्यों कमेंट कर रहा हूं, जो मजदूर की जो प्रॉब्लम रही है, मेरे ख्याल से एक जगह हम चूके हैं, और वो चूक इसलिए हुई है कि 70 साल से कभी भी मजदूर को हमने कोई पॉलिसी की तरह नहीं बनाया। देखिए, हम लोग उसको एक बना लिया कि यूनियन बना लिए किसी फैक्ट्री में जाकर के, और वामपंथी तरीके से हम उसको डील करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है। स्किल्ड नॉन स्किल्ड में बांट दिया। किसी भी विश्व के अंदर में मजदूरों को कोई ऐसा नहीं बंटवारा होता है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। इवन जो कुदाल चलाता है वो भी स्किल्ड में गिना जाता है। मगर हमारे यहाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है फौज में, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूं, फौज सख्त। यदि आप सख्त होंगे तो ये चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। अपॉर्चुनिटी आपके पास खड़ी मुंबई है। वर्ल्ड ऑर्डर में हम अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। चाइना को छोड़ दीजिए, नेपाल को छोड़ दीजिए, जनरल सिन्हा निपट लेंगे। जनरल सिन्हा, मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगी तो प्लीज मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम ये बाहरी जो हमारे दुश्मन है या दुश्मन जैसा सलूक जो कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटने वाले हैं, एंड स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल। मैं चाहती हूँ कि आप पहले उसे पर्सपेक्टिव में रखें, और मृत्युंजय जी फिर मैं आपका रुख करती हूँ 20 सेकंड में। सर जी मेजर जनरल सिन्हा 20 सेकंड। देखिए रुबिका जी, नेपाल के संबंध में मैं आप बताऊं, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को बिलोंग करता हूं। मेरे 20 कोर्समेट नेपाली हैं, मैं, और वो जनरल्स हैं। मेरी डेरी बात हो रही है उनसे। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक वामपंथी सरकार की अपनी चाल है। और देखिए, आज के विश्व में आप उसको समझ के चलें। कोई भी देश आपका पिटलुगी नहीं होगा, चाहे वो भूटान होगा, चाहे बांग्लादेश होगा, चाहे श्रीलंका। जब हरमन टोटा चला गया श्रीलंका में से, चाइना को दे दिया उन्होंने, तो उस समय भी बातचीत हुई। आप इस चीजों को देख के चलिए। नेपाल के साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई ये जो चीजें हैं ना कि मैप में आ गया और हमारे हाथ से निकल गया। नेपाल के, चाइना ने वहां तक रोड बना दी है, वहां रेलवे ला रहा है, तो लाएगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेपाल को इतने लिवरेज देने पड़ेंगे। मगर ये नहीं मतलब होता कि नेपाल आपका एनिमी हो गया। सारे लोग चिल्लाने शुरू कर दिए कि नेपाल आपका एनिमी हो गया। नेपाल हमारा बहुत क्लोज है। हरमन टोटा जाने के बाद भी, मालदीव जाने के बाद भी वो हमारे मित्र हैं। ये है चेंजिंग ऑर्डर, ये है वर्ल्ड का चेंजिंग ऑर्डर। पुरानी बातों को, मेजर जनरल सिन्हा एक सेकंड, ये चीज मैं इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि उसने मानचित्र में, मैप में तब्दीली कर दी, अपने संसद में संशोधन कर दिया जाकर संविधान का, और दुनिया को वो मैप बता रहा है हिंदुस्तान के इलाकों को अपना बता के, और आप कह रहे हैं कि नहीं, नेपाल जो है वो उसे ऐसा करना पड़ेगा। तो उसने दोस्ती से ज्यादा गुलामी को तरजीह दी, और अगर गुलामी को तरजीह दी तो इसका मतलब चीन जो है वो ज्यादा पावरफुल दिख रहा है यहाँ। तो ये तो गड़बड़ है, फिर ये तो गलत है। देखिए, ये आप ये संभल के चलिए। तो क्या सीपैक जो बन गया, हरमन टोटा चला गया, मालदीव चला गया, एक आर्टिफिशियल जो वहां पर आइलैंड बन रहा है। देखिए, आप यदि कमजोर होंगी, कॉम्प्रिहेंशन नेशनल पावर आपका कमजोर होगा, ये चीजें होंगी। मगर आप ये ना समझ लें कि नेपाल आपके हाथ से निकल गया। ठीक है, ये नेपाल हाथ से नहीं निकला। नेपाल हमारे साथ जफर इस्लाम साहब को इसका जवाब देना होगा। जफर इस्लाम साहब को इसका जवाब देना होगा, लेकिन चूंकि उससे पहले मृत्युंजय जी वादा है आपसे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी। देखिए रूबिका जी, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया की बात करते हैं तो पूरा देश का एक एक नागरिक
उस उत्साह और जोश में आता है कि हमारा कप्तान पूरे टीम को लेकर के, सभी को लेकर के चलेगा। जिस संविधान में, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है और विपक्ष को भी विश्वास में लेना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। ये देश पूरी तरह से मजबूत है, चाहे बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, लेकिन हम विपरीत परिस्थितियों में एकजुट रहे हैं। ये हमारी खूबसूरती, ताकत है। लेकिन पिछले दिनों ये देखा जा रहा है, ताली तो कप्तान लेते हैं, लेकिन जब गाली की समय आती है तब कप्तान तैयार नहीं होते हैं। आपकी नाकामी, आप इस सरकार को अगर आईना कोई दिखाता है तो वो मजाक बनाया जाता है, विपक्ष को इतने कमजोर कर दिया जाता है, उसे आप केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा डराते हैं। आपने सत्ता का जो खेल खेलना शुरू किया, चाहे महाराष्ट्र में अजित पवार को, आप ये कह रहे हैं ये नया नवेला है, ये नया नवेला प्रयोग है। तोता किसके लिए कहा गया था और किसकी सरकार में कहा गया था? सुप्रिया जी एक सेकंड। मृत्युंजय जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने सीएम के साथ बातचीत नहीं की? क्या प्रधानमंत्री ने विपक्षियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? मेरे पास वक्त कम है और इसीलिए मैं चाहूंगी सबके साथ जस्टिस हो। 30 सेकंड सबके साथ जस्टिस। 5 सेकंड रुबिका जी, 5 सेकंड रुबिका जी। यही हम कह रहे हैं, नहीं लिया, किसी को विश्वास में नहीं लिया। 5 सेकंड सुने। अरे गाइडलाइंस उनके कहने पर बनाएंगे, आप कह रहे हैं विश्वास में नहीं लिया गया। मेजर जनरल सिन्हा, जल्दी से 5 सेकंड, 5 सेकंड। देखिए, बांग्लादेश हमने बनाया, बांग्लादेश इंडिया ने बनाया पाकिस्तान को तोड़ करके। वहां पर 17 इनक्लेव हमने बनाया, खून दी हमने, जान दी। 17 इनक्लेव बांग्लादेश मांगता था और बांग्लादेश के साथ सॉल्व हुआ। ये जो काला पानी का इलाका है या आपका लिपुलेख का इलाका, ये आज का नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। सब सुलझेंगी, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में सुलझेंगी। सर, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं ना कि ये सुलझे, पर चैलेंज तो बड़ा है ना। सुप्रिया 30 सेकंड्स। सुप्रिया 30 सेकंड्स। रुबिका जी, आई विल ओनली से इन शॉर्ट कि पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश इंदिरा जी ने बनाया, हम उसका मान करते हैं। सिक्किम को मिलाया, उसका मान करते हैं। श्रीलंका और मालदीव के पास हमने सेनाएं भेजी, वो सब एक तरफ है। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अफवाहों को हवा ना मिले। आज जरूरत है सरकार विपक्ष को और देश को कॉन्फिडेंस में ले और बताए कि वास्तविकता क्या है। हम ट्विटर से थोड़ी पता कर सकते हैं चाइना में क्या हो रहा है, हमें लीक्ड वीडियो से थोड़ी पता चल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज क्योंकि देश संशय में है, थोड़ा लोगों के मन में डर और आशंका है, जरूरत है कि सरकार देश को कॉन्फिडेंस में ले, बताए सरकार कॉन्फिडेंस यूनिलैटरल और बायलैटरल नेपाल से क्या बात चल रही है। और लास्ट चीज ये है कि क्या प्रिपेयर्डनेस है हमारी। ओके जफर साहब, देखिए मिलिट्रली मैं कह रहा हूँ, आज जो हमारे जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज है और मिलिट्रली जो है हम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आंकड़े में स्टैटिस्टिक्स नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे लाइव चैनल पे स्टैटिस्टिक्स देना चाहिए, बट बहुत सारे आंकड़े दे तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आज बैक चैनल डिप्लोमेसी और ये फॉरेन पॉलिसी हमारी है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है। इस तरह के अगर कोई कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट में या किसी और इंटरेस्ट में ऐसी बातें करता है तो वो हमारा डिप्लोमेसी इतना स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिक चैनल इतना स्ट्रांग है कि हम सारी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। आज ग्लोबल स्टैंडिंग है इंडिया की और उसकी वजह है जफर साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है विपक्ष अगर ये कह रहा है कि आप उसे कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अगर हल्की सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए, तो मुझे लगता है इस पर बहस ही नहीं होगी। और अगर उसके बावजूद बहस होती है, जफर इस्लाम साहब, उसके बावजूद बहस होती है, तो ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो विपक्ष जो ये कह रहा है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ओछी राजनीति नहीं कर रहे हैं, और अगर उसके बावजूद राजनीति होती है तो देश के सामने आएगा। पर आपको कॉन्फिडेंस में तो लेना होगा ना। रुबिका जी, देखिए प्रधानमंत्री ने बराबर सबकी सलाह ली है और सबको एंगेज किया है। आप इसमें भी देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, एक्चुअली वक्त नहीं है। जब हम खुलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। सर सुनिए, पूरा देश चाहता है आप जिस रंग में रहना चाहते हैं रहे, लेकिन एक मजबूती का रंग हिंदुस्तान का रहे। सब यही तो चाह रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।